ये हमारी वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक संख्या 74 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक रहेगी 18 जनवरी 2021। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं या विचारों को स्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण होता है, यानी कि हम जो भी याददाश्त के आधार पर लिखते हैं वो सभी संस्मरण कहलाते हैं। लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में रखा गया है, यानी मेरे संग की औरतें, जैसा कि पाठ का शीर्षक है उससे ही पता चल रहा है कि मृदुला गर्ग ने इस पाठ में अपने आसपास की औरतें, जैसे अपनी बहनों के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी दादी के बारे में या अपनी माँ के बारे में लिखा है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लेख से हटकर कुछ नया कर सकती है। इसमें यह भी बताया गया है कि औरतें हैं, जरूरी नहीं कि वो परंपरा को छोड़े तभी कुछ अलग कर पाएंगी, बल्कि अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों का पालन करते हुए भी वो कुछ अलग कर सकती है। वह अपने विचारों और कार्यों से न केवल स्वयं को मजबूत करने के साथ साथ समाज को भी मजबूत कर सकती है, अपने आसपास के जीवन में बदलाव ला सकती हैं। लेखिका के परिवार में और आसपास ऐसी कई औरतें रही हैं जिन्होंने निर्भीक, स्वतंत्र और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है उन्हें। लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद करते हुए इस पाठ में संस्मरण को हमारे साथ साझा कर रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखिका की नानी से संबंधित जो भी लेखिका के संस्मरण रहे हैं वो, यानी हम लेखिका की नानी के व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं। तो लेखिका हमें बताती है कि उनकी एक नानी थी। जाहिर है होना ही था, नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, यानी लेखिका ने कभी उनको देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी लेखिका की जो नानी जी थी, उनकी नानी जी उनकी माँ की शादी से पहले ही चल बसी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण ही बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। और लेखिका यहाँ पर कहते हैं कि हमने अपनी नानी से कभी कहानियाँ नहीं सुनी और शायद इसी के कारण वो तीनों बाद में लेखिका बन गई, दूसरों को कहानियाँ सुनाने लग गई। नानी से कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी है, यानी नानी के बारे में ज़रूर उन्होंने सुना, अपनी माँ से सुना है कि नानी जी कैसी हुआ करती थी। और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया था, असली कि जो उनका महत्व था, जो उनका जीवन था, उसके बारे में सही से वो बाद में पता चला कि किस प्रकार से और किस प्रकार के व्यक्तित्व की धनी थी उनकी नानी जी। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब जो पर्दा करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, यानी विलायती रीति रिवाज मतलब विदेशी रीति रिवाज है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। ये भी एक साधारण सा हमारा पहलू होता है जीवन का कि हम जिस संस्कृति में रहते हैं धीरे धीरे हम उसी के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे हम दिल्ली वाले हैं, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम दिल्ली की जो संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, चाहे हम किसी भी हिस्से से, राज्य से क्यों ना आते हों। तो यहाँ पर जो लेखिका है, उनके नाना जी जब विलायत से डिग्री लेकर लौटे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, तो उसके बाद वो विलायती उस रंग ढंग में रंगे गए। नानी अपने रहन सहन पर उसका कोई असर, यानी कि नानी जी के रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी पारंपरिक थी, अभी भी वो सादगी के साथ अपना जीवन जीती थी। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, यानी जैसा मिला, जैसा हुआ वैसा ही वो रह लेती थी, यानी बेहद सादगीपूर्ण जीवन शैली थी लेखिका के नानी जी की। लेकिन उनकी एक घटना है, उनके जीवन की एक घटना है जो उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष के बारे में बताती है कि वो सादगीपूर्ण जरूर थी, लेकिन उन्हें भी देश प्रेम का एक अच्छा रंग चढ़ा हुआ था। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी वो बेहद बीमार रहने लग गई और उन्हें लगा कि उनका अंतिम समय पास आ गया, तो 15 वर्षीय अपनी इकलौती बेटी यानी कि लेखिका की माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि एकदम मुँह जोर हो उठी। यानी जो कभी नहीं बोलती थी, कभी प्रश्न नहीं पूछती थी, कभी कुछ नहीं कहती थी, उन्होंने पहली बार अपना मुंह खोला। पहली बार उन्होंने चिंता दर्शाई कि अपनी इकलौती 15 वर्षीय बेटी की शादी की। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब
दंग हैरान रह गई कि पर्दा प्रथा होती थी उस वक्त, तो दूसरा जिस औरत ने कभी किसी से मिलना तो दूर बात तक नहीं की, घर के सदस्यों से गुल करके उसने कहा कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना है। सब दंग रह गए, हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी औरत ने प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है, क्या कह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि फ़ौरन जाकर अपने दोस्त को लेवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब क्यों बुलाया था, ये हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे कि किस मकसद के साथ उन्हें बुलाया था और कौन सा नया व्यक्तित्व का एक पहलू है जो हमारे सामने आएगा। कठिन शब्द जो इस गद्यांश में प्रयोग में लाए गए, पर्दा नशी का मतलब है जो पर्दा करने वाली औरत होती है, मुंह जोड़ का होता है अधिक बोलने वाली, और पराये का अर्थ होता है दूसरे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, कुल 6 प्रश्न है इस वर्कशीट में। पहला जो प्रश्न है कि यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है, तो ये अब तक हम जान चुके हैं अच्छे से कि यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे थे, तो नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, इसलिए जब वह लौटे तो विलायती ज़िंदगी को पसंद करने लग गए थे, यानी कि उनको विलायत का रंग चढ़ गया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी। यहाँ पे प्रश्न दे दिया गया, हालांकि हमने गद्यांश में ये पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। इसी कारण नानी जी उनके अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की और अपनी इच्छा व्यक्त करी कि वे उनकी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से कराएं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उसके बाद चौथा प्रश्न रहेगा, लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य सदस्यों से बहुत कुछ सुना था। वह घर की चारदीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीवन जीती थी। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई तो उनकी नानी ने बहुत बड़े ही अधिकार से अपनी बात मनवा ली, इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं लिखिए। हमें बताना कि कैसा व्यक्तित्व था उनकी नानी जी का। तो लेखिका की नानी सादगी पसंद लेकिन समझदार व्यक्तित्व की धनी थी। वह अपनी परंपरा से जुड़ी हुई थी, उनमें देश प्रेम की भावना भी खूब भरी हुई थी, इसलिए वह लेखिका की माँ की शादी देशभक्तों से यानी कि किसी देशभक्त परिवार से करवाना चाहती थी। ओके, यहाँ पे देशभक्त आएगा, देशभक्त से करवाना चाहती थी। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न फिफ्थ पांचवा प्रश्न रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। हम बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों से कहानियाँ सुना करते थे। उन्हें सुनकर बड़े हुए। उन कहानियों के साथ हम एक काल्पनिक यात्रा पर निकल पड़ते थे। वे बड़े अच्छे दिन थे जब नानी हमें बिरबल की बुद्धि, पांडवों की धार्मिकता, विक्रम बेताल आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। आजकल हालांकि नाना नानी, दादा दादी सबके होते हैं, लेकिन कहानियाँ गायब हो गई है, वहाँ पर मोबाइल आ गया। तो ये थी हमारी वर्कशीट का